Good morning. Our today's topic of discussion is India Central Asia dialogue. So let me write it. Central Asia, India Central Asia dialogue. So it is India's effort to reach to its extended neighborhood. So भारत का ये प्रयास है कि भारत अपने इमीडिएट पड़ोसी के साथ साथ जो दूर दराज के पड़ोसी हैं, जो थोड़ी दूरी पर है, उनको भी हम अप्रोच करें। और उसी अप्रोच के तहत भारत इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल एशियन रीजन आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है और कैसे इंडिया और सेंट्रल एशिया मिलकर जो रीजनल पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को एनहांस कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की थर्ड मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग वाज कंक्लूडेड ऑन it was concluded on 19th of December, जिसमें कि 19th of December of course 2021, जिसमें कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग को चेयर किया था और इसमें 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। So the 5 participating Central Asian countries were Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Turkmenistan, then Tajikistan and Uzbekistan. So these are the 5 Central Asian countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan and Uzbekistan. So these 5 Central Asian foreign ministers plus India's external affair minister, they held a third meeting of India Central Asia dialogue in New Delhi. It was concluded on 19th of December. So why India attaches so much of importance to the South Asian region? So इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक तो आप ये समझिए कि जो बदला हुआ परिदृश्य है अफ़गानिस्तान में, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसके तहत जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए एक जैसे हैं। सो इस परिदृश्य में जो दोनों देशों के बीच जो मीटिंग कंक्लूड हुए उसमें किन किन बातों पर चर्चा हुई, इसको हम लोग देखते हैं। जो पहली चीज़ इमर्ज होकर आई वो ये थी कि प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस टू अफ़गानिस्तान। ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी अफ़गानिस्तान को सबसे पहले मानवीय सहायता पहुंचाने का एक उद्देश्य रखा गया है और भारत ने ऑलरेडी एयर ड्रॉप किया हुआ है वहाँ पे मेडिसिन, और जो गेहूं के ट्रक्स हैं वो पाकिस्तान के थ्रू भेजने का प्रयास है, पर पाकिस्तान से हमें ट्रांजिट जो वे है वो ट्रांजिट परमिशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम नहीं भेज पा रहे। दूसरी चीज़ थी इंक्रीजिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। सो अगर हम भारत और सेंट्रल एशियन रीजन के व्यापार की बात करेंगे तो ये बहुत ही लो वॉल्यूम में हो रहा है। सो एज ऑफ नाउ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन रीजन इज़ मियरली $2 बिलियन। ये दोनों देशों के बीच जो व्यापार चल रहा है वो मात्र $2 बिलियन का है, जबकि इसके जो पोटेंशियल है वो ह्यूज पोटेंशियल हैं।
और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे इस व्यापार को बढ़ाया जा सके। रही सेंट्रल एशियन रीजन के इम्पोर्टेंस की बात, तो ये पूरा का पूरा रीजन जो नेचुरल गैस है उससे भरा हुआ है। सो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो कज़ाकिस्तान है वो यूरेनियम का बहुत बड़ा रिज़र्व है। इनफैक्ट सेंट्रल एशिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा रिज़र्व कज़ाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इस तरीके से अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये क्षेत्र भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अभी जो भारत और सेंट्रल एशियन रीजन्स के बीच एक कॉमन मीटिंग ग्राउंड है अफ़गानिस्तान के संदर्भ में, वो है टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, नारकोटिक्स एंड रेफ्यूजीज़। ये समस्याएं हैं जिससे दोनों देश आने वाले समय में जूझ सकते हैं। और जहाँ तक नारकोटिक्स और टेररिज्म की बात हम करें तो ये समस्या आज भी रैम्पेंट है। ये समस्या कहीं ना कहीं इस सेंट्रल एशियन रीजन्स और भारत को बहुत प्रभावित कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर चैलेंजेस की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं। तो उसी संदर्भ में हम देखेंगे कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियाँ अपना पांव जमाने का प्रयास कर रही हैं। सबसे पहले रसिया, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन रीजन जिन 5 देशों की बातचीत कर रहे हैं हम लोग, ये सभी पहले फॉर्मर यूएसएसआर का हिस्सा थी। तो नेचुरली रसिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। भारत और रसिया के संबंध अच्छे रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए इतनी समस्या की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हमारे लिए जो रसिया है, जो चाइना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। एक सोर्सेस के मुताबिक वहाँ पे जो चाइना और सेंट्रल एशियन रीजन का व्यापार है वो लगभग $100 बिलियन है। और भारत जो भी प्रयास करेगा उसको चाइना काउंटर करने की कोशिश करेगा, राइट। तो वैसे में भारत और जो सेंट्रल एशिया के बीच संबंध हैं इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो मिनिस्टर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स जिनकी मीटिंग हुई थी, उन सभी ने इस बात पर साझा प्रतिक्रिया जाहिर की कि भारत को और सेंट्रल एशियन रीजन को इस क्षेत्र में जो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके तहत लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 की ऐसे एरियाज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में ये 3 एरियाज़ हैं जहां भारत और सेंट्रल एशियन मिलकर काम कर सकते हैं। एक तो चाबहार पोर्ट को डेवलप करना, दूसरा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तीसरा है तापी प्रोजेक्ट, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट। सो इसमें जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, फ़िलहाल तो वो रिमोट दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरह के संबंध हैं हमारे और जिस तरह की रेजीम है पाकिस्तान में, वो हमें कोई कंसेशन नहीं देने वाला है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वैसे में ये प्रोजेक्ट को फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ा सकते हम लोग। लेकिन चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए इंडिया ने सेंट्रल एशियन रीजन के लिए 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच, दोनों जो क्षेत्र है भारत और सेंट्रल एशिया के बीच, एक संभावनाएं अत्यधिक हैं। ये सिर्फ व्यापार को लेकर नहीं है, बल्कि जो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है इस रीजन का वो बहुत
महत्वपूर्ण है। और अगर हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को एक्चुअलाइज कर लिया तो भारत से यूरोप पहुंचा जा सकता है, भारत से रसिया पहुंचा जा सकता है, और इसमें ये जो देश हैं काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसकी जो अगली कड़ी है वो भारत में रिपब्लिक डे पैरेड पे, यानी 2022 का जो हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होगा, उसमें इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ द स्टेट ने इंडिया के ऑफिशियल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो उस दिन हमारे अतिथि होंगे। और उसके बाद भारत के साथ इन 5 देश के जो हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे वो एक समिट लेवल की मीटिंग होगी, और वैसे में भारत और सेंट्रल एशिया के बीच कुछ और भी समझौते होने की संभावनाएं हैं। सो इसको देखते हुए हमें ये समझना है कि ये क्षेत्र भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और जो सामरिक महत्व है इस क्षेत्र का अभी के जियो स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए भारत और सेंट्रल एशिया के जो संबंध हैं उसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। थैंक यू।